बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपने अपनी टेक्स्ट बुक या हेल्पिंग बुक जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, वो आपने अपने आगे रख लेना है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मैं लिखूँगा, उसका आंसर मैं लिख कर आपको समझाऊँगा। ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ दूँगा, आपने फिर अपनी बुक या नोट्सों से जहाँ से भी आप हेल्पिंग बुक से पढ़ते हैं वहाँ से आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है। ठीक है। तो अपनी बुक या नोट्स जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वो अपने आगे ज़रूर आप रखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं जी चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, लाजमन आते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं पहले इसी को ही वाइंड अप करूँ। इंशाल्लाह पूरी बुक के ही हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं जी 12वें चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन। तो जी बेटा मैं पढ़ रहा हूँ। द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। तो अब क्या कहता है जी पहले शॉर्ट क्वेश्चन में जी, बुक वाला कहता है जी द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई रीजन है। मैं ये कहता हूँ ये कोई रीजन है। ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल कहते हैं ना ताकत को, पोटेंशियल कहते हैं ताकत को। अब देखें क्या कहता है जी, पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ दिया, अब उसका आंसर देखें। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे, पोटेंशियल को हम V से जाहिर करेंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट है। सवाल जरा आप गौर से देखें, बुक वाला ये कह रहा है अगर इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जरा दोबारा सवाल पढ़ें। इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी कि थ्रू आउट लगातार, अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, किसी जगह है, कोई एक खास जगह है, जिस खास जगह में हर जगह पे, यानी कि यहां पर भी पोटेंशियल, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, सेम। थ्रू आउट, थ्रू आउट कहते हैं लगातार। गिवन रीजन ऑफ स्पेस पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर किसी जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो आगे सवाल पढ़ें, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और नॉन जीरो, क्या उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं जीरो होगी, आप हमें बताएं। तो बेटा पहले बात तो ये कि हमें कोई ऐसा रिलेशन डेवलप करना है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का जिक्र हो। तो आपको पता है ना, हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका लेक्चर भी हमने अपलोड किया हुआ है। तो वो इक्वेशन क्या थी जी बच्चे बताएं। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये हमने पढ़ा है ना। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले बताया था माइनस का साइन डायरेक्शन को शो करता है। अगर ये डायरेक्शन है, ठीक है, और ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर उसकी मैग्नीट्यूड है, तो इसके ऊपर फिर एरो भी आएगा। बात समझ रहे हैं, उसके ऊपर क्या आएगा, एरो। ठीक है। तो बच्चे देखें जी, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अब हम पता क्या करते हैं जी, इसकी सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के सेंस में बात करते हैं बेटा। सिर्फ और सिर्फ किसकी, यानी कि मैं इधर से माइनस को मिटा देता हूँ और इधर से एरो भी खत्म कर देता हूँ। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्योंकि फिर एंड पे आंसर आएगा नल वेक्टर। नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है, तो उस झंझट में नहीं हम पढ़ते। मैंने एक ऐसा रिलेशन बना दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का रिलेशन हो। अब बुक वाले ने क्या कहा था, V कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पढ़ा है ना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो बिल्कुल उसी तरह ये चेंज इन पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल ही कांस्टेंट है, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर उसमें चेंज कितना होगा, जीरो। तो बच्चे क्या होगा, एंड E इज इक्वल टू डेल्टा वी कितना आ गया, जीरो ओवर डेल्टा आर। अब जीरो से अब हम डेल्टा आर को तकसीम करें, डिस्टेंस जितना भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे ये इसका आंसर है। इधर आप आंसर के शुरू में लिखेंगे यस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। रीजन क्या होगी, रीजन में आप ये लिख देंगे
माइनस नहीं डालेंगे, अगर माइनस डालेंगे तो ई के ऊपर एरो आएगा, अगर ई के ऊपर एरो आएगा, अगर ई के ऊपर एरो आएगा फिर जीरो के ऊपर भी आएगा, क्योंकि ये फिर नल वेक्टर है, फिर नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप माइनस के चक्कर में ना पड़े, माइनस का साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो सिर्फ हम आंसर दे रहे हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर आपने माइनस लिखना है ना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, अगर इधर माइनस लिखना है फिर एरो आएगा, फिर इधर भी माइनस आएगा, इधर एरो आएगा और इधर एरो, फिर इधर जीरो के ऊपर नल वेक्टर आएगा। देखे ना, जीरो से किसी भी चीज़ को तकसीम करें तो जीरो और साथ में उसकी डायरेक्शन भी है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना, तो ये नल वेक्टर है, फिर नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? जीरो। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप इस एरो के चक्कर में ना पड़े, मैंने फिर भी बता दिया ताकि कुछ बच्चे ये पूछे ना सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं माइनस ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ आपने इसका आंसर इसकी मैग्नीट्यूड की सेंस में दे देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जी? जीरो। जी बेटा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कहता है जी, सपोज यू फॉलो, आप जरा उसको उर्दू में लिख लें। फॉलो का मतलब है पीछा करना। सपोज, फर्ज करें आप पीछा करते हैं, सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। फर्ज करें आप पीछा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी पॉजिटिव, अगर आप पीछा करते हैं, सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो मैं इधर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बना लेता हूँ। तो बेटा देखें जरा, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होंगी? आउटवर्ड। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की वजह से लाइनें कैसी होंगी? आउटवर्ड। और नेगेटिव की वजह से लाइनें कैसी होंगी? इनवर्ड। अब आपने इसका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये बाहर को जा रही है ना लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर को जा रही हैं? बाहर को। तो ये बना देते हैं जी, ये इसका पूरा मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये बोर्ड पर तो हम 2D दिखा रहे हैं ना, लेकिन ये हकीकत में 3D होती हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि आगे पीछे चारों तरफ निकल रही होती हैं 3D पैटर्न में। पूरा लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपको समझाया हुआ है। बहरहाल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उसने कहा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की आपने डायग्राम बना देनी है। सपोज यू फॉलो, आपने पीछा करना है। बेटे देखें, अब मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, यानी कि ये आगे को जा रही है और मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब है चार्ज क्यू से दूर जाता जा रहा हूँ। जब मैं पीछा, अगर इधर माइनस नेगेटिव चार्ज होता तो ये अंदर को आती, तो अगर आप उसका पीछा करते इसका मतलब आपका फासला कम हो रहा होता। तो बहरहाल इधर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। सपोज यू फॉलो मैं सवाल पढ़ रहा हूं अभी, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। सपोज यू फॉलो एन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, सपोज यू फॉलो, आप किसका पीछा कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। किसकी वजह से? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। और आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइनें आउटवर्ड होती हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज, क्या उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कम होगा या ज़्यादा होगा? तो बेटा उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रिलेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये पढ़ा है ना हमने। अब ये टर्म तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K भी कहते थे, ये कांस्टेंट है। तो फिर अगर ये Q है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने दो चीज़ों का पूछा और पोटेंशियल का भी, ये भी रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब ये भी कांस्टेंट है, इसकी जगह पे भी हम K लिख सकते हैं, ये हमने कूलम लॉ में पढ़ा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के इक्वल होता है। अब ये Q मैग्नीट्यूड है इस चार्ज की, हम इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो फिर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये आपने रीजन में इस तरह आंसर लिखना है। तो ठीक है बेटा, यानी कि इसको मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको अलग अलग पता चल जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा आप गौर करें, सपोज यू फॉलो का मतलब है पीछा करना। आप पीछा कर रहे हैं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब देखें, जब मैं इधर खड़ा हूँ इस पॉइंट पे, अगर मैं इसका पीछा करूँगा, ये मैं आगे को जाता जा रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ,
तो मैं दूर जाता जा रहा हूँ। तो जैसे ही चार्ज क्यू के सेंटर से जब मैं पीछा करूँगा ना तो मैं इससे दूर जाता जाऊँगा। इसका मतलब है चार्ज क्यू के सेंटर से लेके जैसे जैसे मैं आगे को जाता जाऊँगा तो मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि आर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पीछा कर रहा हूँ ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो होती है आउटवर्ड। तो जब मैं पीछा करूँगा मैं चार्ज क्यू से दूर जाता जा रहा हूँ, यानी कि मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो बेटा ज़रा देखें, जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? कम। तो यही हमारा आंसर है बेटा कि अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पीछा करूंगा तो आपने आंसर इसका क्या लिखना है जी? नोट कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों कम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। क्यों कम हो रहे हैं ये दोनों? क्योंकि आप दोनों को आपको फार्मूले याद होने चाहिए दोनों चीज़ों के। क्यों कम हो रही हैं ये दोनों चीज़ें? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आपने ये लाइन लिखना है, बिकॉज आर इंक्रीजेज। अब डिस्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि मैं पीछा कर रहा हूं। किसका पीछा कर रहे हैं? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समराइज करें जी। आंसर को आप लिखेंगे, यस एज वी फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर इंक्रीजेज। आर इंक्रीजेज, उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, ये वाला फार्मूला लिखना है और एंड पे एक लाइन लिख देनी है, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीजेज हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ विल बी डिक्रीजेस। समझ आ गई? तो जी बेटा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब है शनाख्त करना। आपको कैसे पता चलेगा? हाउ कैन यू, आपको कैसे पता चलेगा? आइडेंटिफाई यानी कि आप कैसे शनाख्त कर सकेंगे उस चीज़ की। किस चीज़ की? विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं ना, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव। ये हमें पता तो है। बुक वाला आपसे पूछ रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि प्लेटें दो है ए और बी। आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या इस प्लेट के ऊपर? आपको कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? टू चेक द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा मैं टू दी पॉइंट रह के चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास हेल्पिंग बुक वगैरह होगी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। मेरा मकसद है मैं आपको समझा ज़्यादा दूँ ताकि लिखने पे इतना टाइम मैं ना लगाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करें वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि कैपेसिटर की किस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा अगर आपको याद हो तो आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ रखा है, 10th क्लास में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन मैं उसकी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, जितना इधर ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होती क्या है? बेटा ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है। ये एक रॉड है और उसके साथ ये दो लीफ होते हैं। ये इनके ऊपर ना, लीफ का मतलब है दो पतरियाँ, पतरियाँ दो, इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है और ये चीज़ बंद होती है एक ग्लास जार के अंदर। किसके अंदर? और इसको ना हमने अर्थ भी किया होता है, ये अर्थ का साइन है, यानी कि अर्थ ग्राउंड किया होता है। इसको मैं क्या कहता हूँ? दिस इज डिस्क, या जिसको कैप भी कहते हैं आप, डिस्क। ये गोल्ड का मतलब है सोना। अब ये सोने की नहीं होती, सोने का पानी चढ़ा होता है इसके ऊपर। लीफ का मतलब ये नहीं पत्ते, वो दरख्तों वाले पत्ते नहीं है। इधर लीफ का मतलब है ये लीफ है। बात समझ रहे हैं? लीफ का मतलब इधर पतरियां हैं, पतरियां, यानी कि जो पतरियां बनी होती है ना, तो इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, इसलिए इनको गोल्ड लीफ कहते हैं। और ये जो पूरा है ना, इसको हम कहेंगे, ये जो शीशे का बॉक्स बना होता है इसको हम कहते हैं ग्लास जार, ग्लास जार, ठीक है बच्चे। ये ग्लास जार है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, जरा गौर करें।
मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा। अब बच्चे सवाल करते हैं सर वो कैसे? बेटा देखें, मेरा वो टॉपिक नहीं है। यानी कि इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करने का भी 3 मेथड है। देखें ना, किसी बॉडी को आपने चार्ज करना है, आप फ्रिक्शन की वजह से चार्ज कर रहे हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। आपने बस इतना याद रखना है कि इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही मौजूद है। अब अगर बच्चा सवाल करे सर वो कैसे, बेटा इधर हमारा उस सवाल का उस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज कैसे किया है। आपने ये सिर्फ याद रखना है कि इस पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, यानी कि इस पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने पहले से ही डिपॉजिट कर दिया है। ये रॉड के ऊपर और ये गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने पहले से ही दे दिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये रॉड के ऊपर, डिस्क के ऊपर, रॉड और गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से डिपॉजिट है। कैसे, उसका आंसर नहीं बता रहा, क्योंकि हमारी बुक में भी उसका आंसर नहीं लिखा। मैं तो सिर्फ तजर्बा ये करना चाह रहा हूँ कैपेसिटर का। मैं क्या करता हूँ, इस डिस्क के पास ना कैपेसिटर रख देता हूँ। बेटा ये कैपेसिटर है, आपने भी ना डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनानी है। दिस इज कैपेसिटर। इसको मैं प्लेट ए का नाम दे लेता हूँ और इसको प्लेट बी का। अब ये 2 प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, ये 2 प्लेटें हैं मेरे पास। अब बुक वाला आपसे सवाल क्या कर रहा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आपको कैसे पता चलेगा कि प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या प्लेट बी के ऊपर? देखिए पता तो हमें है, चार्ज नजर तो नहीं आ रहा। कहता वो एक्सपेरिमेंट क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जी? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। रीजन में आप क्या लिखेंगे, टू चेक द पोलैरिटी। पोलैरिटी कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव। कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर पोलैरिटी चेक करने के लिए हम इस कैपेसिटर को, बुक वाला क्या आपकी लिखता है आंसर, वी ब्रॉट अ कैपेसिटर नियर द डिस्क। हम कैपेसिटर को करीब लेके आते हैं, किसके करीब? डिस्क के, जिसको कैप भी बुक वाला कहता है। इस कैपेसिटर को डिस्क के करीब लेके आए। अच्छा, फिर अगर कैपेसिटर को जब हम डिस्क के करीब लेके आए तो क्या होगा बेटे? देखें, अगर फॉर एग्जांपल प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम मान लेते हैं प्लेट ए के ऊपर, और प्लेट बी के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब देखें, अगर प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल्शन की वजह से ये जो डिस्क होगी ना, और ये रॉड है, मैं इधर आपको दिखा रहा हूं, ये थोड़े से पत्ते, इनकी डाइवर्जेंस, पहले देखें, पहले इतना फासला था, पहले ये था ना डिस्टेंस आर दोनों लीफ का। अब जब पॉजिटिव को रिपेल करेगा बच्चे, जो डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये सारा शिफ्ट होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, धक्का लगेगा। रिपल्शन की वजह से ये जो डिस्क वाला और रॉड वाला पॉजिटिव चार्ज है ये सारा इनके ऊपर आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली इन पत्तों के ऊपर, ये जो गोल्ड लीफ है ना, जिसको मैंने पत्रियां भी कहा था, पहले इनके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज था? 1 2 3। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, इसके ऊपर 3 था, अब इसके ऊपर 5 हो गया। यानी कि पहले चार्ज कम था, फिर चार्ज की मिकदार ज्यादा होगी। ये चार्ज ज्यादा कैसे हुआ? ये ऊपर वाला नीचे से शिफ्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लेट ए ने इनको रिपेल किया है। जब इधर पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो रिपल्शन भी तो बढ़ेगी ना। जब रिपल्शन बढ़ेगी तो गोल्ड लीफ आपस में खुल जाएंगे, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो हमारी बुक वाला क्या लिखता है, इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीफ इंक्रीजेस, अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज कर जाए देन वी से डेट प्लेट ए इज अ पॉजिटिव चार्ज। प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखें, अगर पॉजिटिव प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव होता, ए के ऊपर नेगेटिव होता, तो फिर क्या होना था? नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना था। ये गोल्ड लीफ के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज था ये ऊपर को शिफ्ट हो जाना था। तो फिर इधर इसने बजाय डाइवर्ज होने के, इसकी डाइवर्जेंस बजाय बढ़ने के कम हो जानी थी। बात समझ रहे? तो गोल्ड लीफ का डाइवर्ज करना, ये तजर्बा ये साबित करता है कि प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने बिल्कुल ऐसे एज इट इज डायग्राम बना के इस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख देना है और लिखना है आपने रीजन में, व्हेन वी ब्रॉट अ कैपेसिटर नियर द डिस्क ऑफ
इलेक्ट्रोस्कोप द डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीफ इंक्रीजेस। दिस एक्सपेरिमेंट शो डैट प्लेट ए हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चे, तो जी बेटा 12वें चैप्टर का 4 शॉर्ट क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आप बताएं फोर्स लगेगी या एक से ज़्यादा फोर्सें लगेंगी, किसके ऊपर? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर। कब? व्हेन प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, जब हम उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को कहाँ पर रखें? पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, बिटवीन। बेटा इसके ना 2 पार्ट्स हैं, इसको मैं अलग अलग करके समझाता हूँ, आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना। पहला पार्ट क्या है? विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। बच्चे देखें, शॉर्ट क्वेश्चन से जान ना छुड़ाएं, उसको एक एक चीज को समझें। तो विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, तो पार्ट ए इसका पहले करते हैं। अब जरा गौर करें, सिमिलर 2 प्लेट्स हैं, जरा गौर से देखें, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है ना। अब विद सिमिलर, सिमिलर का मतलब है दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पहले सवाल समझ आएगी तो जवाब आएगा ना बच्चे, तो पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझा करें। अब ये देखें, मैंने आपके सामने कितनी प्लेटें बना दी? 2। बेटा जरा सवाल दोबारा समझें। बुक वाला ये कहता है कि पार्ट ए क्या है? विद सिमिलर, इसका मतलब समझें, सिमिलर का मतलब क्या है? एक जैसे। अब उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो दोनों प्लेटें पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ये आपकी मर्जी है। बेशक दोनों के ऊपर नेगेटिव बना लें, लेकिन मैंने चले पॉजिटिव बना लिया क्योंकि हमारी बुक में भी ऐसे ही है। विद सिमिलर, ये सिमिलर हो गया, एक जैसा चार्ज है। इक्वल, अब विद सिमिलर भी है और इक्वल भी है। अब इसका मतलब समझें, इक्वल का मतलब है कि दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज की तादाद भी सेम है। यानी कि देखें, इसको मैं अगर प्लेट ए का नाम दे लेता हूं, प्लेट ए, और दिस इज प्लेट बी, इसके ऊपर चार्ज की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसके ऊपर भी कितनी है? 1 2 3 4 5। तो ये बच्चे आपने ख्याल करना, गलत ना बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगर प्लेट ए के ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज हैं तो प्लेट बी के ऊपर भी 5 ही होने चाहिए। यानी कि आपने बेहतियाती नहीं करनी इस चीज में, ये ना हो इधर 4 बना दे इधर 5 6 बना दे, ऐसा ना हो। सिमिलर और इक्वल, तादाद भी सेम हो। सवाल समझ आ रहा है? पहला पार्ट बता रहा हूं चौथे शॉर्ट क्वेश्चन का, सिमिलर एंड इक्वल। समझ आ गया? बुक वाला कहता था डिस्क्राइब द फोर्स। अब जरा पहली लाइन दोबारा पढ़ें, सवाल पढ़ रहा हूं मैं। फोर्स आर फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यानी कि जब मैं इस दोनों प्लेटों के ऊपर क्या रखूंगा? दोनों प्लेटों के दरमियान, सॉरी, जब मैं दोनों प्लेटों के, व्हेन वी प्लेस अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बिटवीन द 2 प्लेट्स, दोनों प्लेटों के दरमियान जब मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो बताएं क्या होगा? तो बच्चे हमने फार्मूला तो पढ़ा हुआ ना, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ। अगर मैं आपको रफ अमल पे बताऊं, E = F/Q0, ये पढ़ा है ना। चलिए उधर हम टेस्ट चार्ज लेते थे, इधर आपकी बुक वाला Q चार्ज का नाम दे रहा है, ठीक है। तो फोर्स निकालनी है ना, फोर्स, तो F किसके इक्वल आएगा? F = QE। मैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन नहीं ले रहा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं, एरो मैंने खुद ही नहीं लगाए। F = QE, F = QE। अब फोर्स निकालनी थी ना मैंने, तो फोर्स की वैल्यू तभी मुझे पता चलेगी जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं। तो बेटा जरा गौर करें, इधर आए जरा। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। प्लेट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसको धक्का देगी, रिपेल करेगी। और ये बी प्लेट क्या करेगी? पॉजिटिव को क्या करेगी? रिपेल। ये इसको इधर धक्का देगी, ऐसे ही होगा ना। यानी कि प्लेट ए इसको राइट धक्का देगी और प्लेट बी इसको लेफ्ट की तरफ धक्का देगी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो ना, तो माइनस करते हैं, माइनस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
नेट ई नेट, नेट का मतलब है दोनों प्लेटों की वजह से, इज इक्वल टू ई माइनस ई। क्या लिखेंगे? ई माइनस ई। माइनस क्यों किया पता चला? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में है तो आपने डायग्राम भी बनानी है, और अगर आपकी बुक में ऐसा आंसर नहीं है तो आपने जरूर नोट करना है बेटा, ई माइनस ई। अब ये आपस में एक दूसरे से कैंसल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जी? जीरो। तो इक्वेशन नंबर 1 इधर मैं लिख देता हूं ई नेट, एफ के साथ भी नेट लिख दे। नेट का मतलब है दोनों प्लेटों की वजह से। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी बेटा? एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई नेट। अच्छा, मैं नेट बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि दोनों प्लेटों की वजह से जो दोनों का रिजल्टेंट है, तो क्या आ गई? एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई नेट की वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो से क्यू को जरब दें तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। उसने क्या कहा था बताएं, फोर्स लगेगी या फोर्सेस? कुछ भी नहीं लग रहा। तो पता ये चला फोर्स की वैल्यू जीरो आई जब पॉजिटिव चार्ज को, अगर दोनों प्लेटें सिमिलर हैं, अगर दोनों प्लेटें क्या है? सिमिलर और इक्वल चार्ज हैं, तो जब दोनों प्लेटें, बेशक ये दोनों नेगेटिव हो फिर भी आंसर यही आएगा, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगी? अट्रैक्ट। ये नेगेटिव इधर को अट्रैक्ट करेगी, तो आंसर सेम ही रहना है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस प्लेटों के दरमियान रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, यानी कि इसके ऊपर टोटल जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये पार्ट ए समझ आ गया आपको? तो जी बेटा दूसरा पार्ट, 12वें चैप्टर के चौथे शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फोर्स आपने निकालनी है। मैंने डायग्राम अपडेट कर दी है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ही पड़ा हुआ है। अब बी पार्ट में क्या कहता है? विद ऑपोजिट। विद ऑपोजिट मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी के ऊपर नेगेटिव। लेकिन कंडीशन फिर वही, गौर करें, चार्ज तो ऑपोजिट है, विद ऑपोजिट एंड इक्वल। बच्चे इस पे ध्यान नहीं करते। इक्वल मतलब 1 2 3 4 5, अगर प्लेट ए के ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है तो बी के ऊपर 1 2 3 4 5। बेशक आप अपनी किताबें भी गिन लें, या ये 5 जरूरी नहीं है, बेशक 4 4 बना लें, 3 3 बना लें। मकसद कहने का यह कि दोनों प्लेटों के ऊपर तादाद सेम होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो बेटे अब क्या होगा? फोर्स की वैल्यू तब भी आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। नेट का मतलब है दोनों प्लेटों की वजह से। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगी? रिपेल। प्लेट ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल, धक्का देगी इधर को। नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? इसको, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट भी इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट। पॉजिटिव इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेगेटिव प्लेट है, वो उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो बेटा देखिए जरा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। कि जब पॉजिटिव चार्ज को दो ऑपोजिट प्लेटों के दरमियान रखेंगे तो डायरेक्शन सेम होगी। तो डायरेक्शन सेम होगी तो जमा करेंगे, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो माइनस करेंगे। ठीक है, जिसने हमने पहले पार्ट में किया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? दोनों की डायरेक्शन सेम, तो क्या लिखेंगे? ई प्लस ई। ई प्लस ई क्या बन जाएगा बेटा? 2E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 लगा दें जी। तो बेटा क्या आ जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2E। ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2E। 2 को बाहर निकाल लें। एफ नेट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? QE। अब ये QE किसके इक्वल है? इधर देखें, F के ना, तो उसकी जगह पे आप नेट लिख लें, या एफ नेट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। QE की जगह पे F लिख सकते हैं ना। तो पता क्या चला? फोर्स डबल होगी। पहले पार्ट का आंसर क्या था? फोर्स 0। पहले पार्ट का आंसर क्या है? 0। पहले पार्ट का आंसर क्या है? 0। और दूसरे पार्ट का आंसर क्या है? कि फोर्स डबल हो जाएगी, कि जब पॉजिटिव चार्ज को दो ऑपोजिट प्लेटों के दरमियान रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स वो डबल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हमने ना 4 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं 12वें चैप्टर के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
टोटल 9 हैं, तो अगले 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे, दिल लगा के पढ़ते रहें। एक मरतबा अगर आपने इसको पॉज करके नोट करना है तो ज़रा नोट कर लें, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे जी। अल्लाह हाफिज़।